नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। संविधान में हमने कवर किया था प्रस्तावना, उसी के साथ फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। प्रस्तावना, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा भाग 4 क के अंतर्गत 51 क यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने पूरी जानकारी एकत्र कर ली थी। मौलिक कर्तव्य तक हमारा क्लास कंप्लीट हुआ था। आज हमें पढ़ना था 51 आर्टिकल क तक हो चुका था। 52 अनुच्छेद से हमें पढ़ना है। तो 52 में है क्या? राष्ट्रपति। यहाँ पर मैं आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, जितना उसके अंदर डीपली बताने लायक रहेगा वो सभी डिस्कस करते हुए पूरे राष्ट्रपति का A to Z जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कह दिया गया है। तो इसी राष्ट्रपति को हम संबोधित किस किस नाम से करते हैं? इसी राष्ट्रपति को हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। हालांकि 52 में बस यही पे एक पॉइंट कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, लेकिन इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें कि राष्ट्रपति को और किस नाम से हम संबोधित करते हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही है। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख यही राष्ट्रपति ही होता है तथा संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख भी यही राष्ट्रपति होता है। तो क्या क्या याद रखना है? देखिए, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है राष्ट्रपति को। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख किसे कहा जाता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक रूप से कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हमने भी कहा ना कि राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, लेकिन कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होगा। जो भी कार्य होंगे देश की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, वो सभी राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहता है जिसका प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के परामर्श से करेगा। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। सिर्फ लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब आपसे प्रश्न बने कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं या फिर कौन भाग नहीं लेते हैं। तो निर्वाचन मंडल इनका किस प्रकार से है, देखिए, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जैसे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कभी भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसी के साथ साथ राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दिल्ली तथा पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यह बात आपके मूल संविधान में वर्णन इसका नहीं था, इसको जोड़ा गया है संविधान संशोधन के तहत दिल्ली तथा पांडुचेरी को। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली तथा पांडुचेरी को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? इनको जो है 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि आप लोग भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसके पहले केवल संसद के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते थे। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ दिया गया कि पांडुचेरी तथा दिल्ली के भी राज्य विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। साथ में ही क्या आपसे प्रश्न पूछे कोई कि क्या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है?
तो जी हाँ, मुख्यमंत्री यदि निम्न सदन का सदस्य होगा तो वह शामिल होगा। निम्न सदन का मतलब वह लोकसभा का यदि सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, लेकिन अगर वह उच्च सदन का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। कोई भी मनोनीत सदस्य, देखिए अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, तो कोई भी मनोनीत सदस्य हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, वे सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। यदि किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होगा। केवल अगर वह विधानसभा का सदस्य होगा तो जो मुख्यमंत्री है वो शामिल होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन अगर वही मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह मुख्यमंत्री शामिल नहीं होगा। बाकी मनोनीत सदस्य तो होंगे ही नहीं, विधान परिषद वाले सारे सदस्य इनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। आगे चलेंगे अनुच्छेद 55 पे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बतलाई गई है कि किस प्रकार से इनका निर्वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कई बार आपकी एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है, तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। तो इन तीनों टॉप वर्ड्स में से आपके ऑप्शन में रहेंगे, जो अभी आपके ऑप्शन में जैसा क्वेश्चन पूछा रहे आप वैसा ही जवाब दीजिएगा। हालांकि अनुच्छेद 55 में केवल यही कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या विधि होगी, तो इसके विधि के अंतर्गत आनुपातिक प्रातिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आते हैं अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब कोई प्रश्न पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल एक्चुअल में होता क्या है, तो जनरली हम शुरू से कहते आए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो क्या यह कहना उचित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है? जी नहीं। अगर कोई पूछे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो जवाब हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। कब से? शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, या फिर बीच में अगर उसकी इच्छा हुई तो उपराष्ट्रपति को वो त्यागपत्र दे कर भी अपने पद को त्याग सकता है। 5 वर्ष के पहले भी यदि राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके अपने पद से हट सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 5 वर्ष कार्यकाल होने से पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका कार्यकाल 3 वर्ष 4 वर्ष जितना भी उसने किया होगा उतना ही काउंट किया जाएगा। या फिर महाभियोग के द्वारा संसद राष्ट्रपति को हटा दे। देखिए प्रश्न आपसे 2 बार पूछा है महाभियोग का। एक बार पूछा है कि महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। एक तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग, लेकिन महाभियोग की बात जो है अनुच्छेद 56 में भी की गई है कि अगर महाभियोग के द्वारा संसद चाहे तो राष्ट्रपति को हटा सकती है, तो उसका कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। या फिर न्यायपालिका राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर दे। तो इन सभी कंडीशन में यही सब कंडीशन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 5 वर्ष अपनी शपथ ग्रहण करने से होता है। अब कोई प्रश्न पूछे कि क्या न्यायपालिका अगर राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे होने जाने के बाद भी यदि उसके पद पर उत्तराधिकारी न चुना जा सका हो तो 5 वर्ष के पश्चात भी वह अपने पद पर बना रह सकता है। तो यदि न्यायपालिका जो है राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर देती है तो जितना राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य है वो शून्य नहीं माना जाएगा। वो क्या होगा? वो प्रभावी ही माना जाएगा, उसको शून्य नहीं किया जाएगा। केवल उनकी जो चुनाव है उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। और वहीं अगर कहा जाए कि क्या 5 ही वर्ष फिक्स है कि नहीं, वो शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक ही होगा, तो ये भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक नया उपराष्ट्रपति का
पद के लिए कोई नया उत्तराधिकारी न चुना जा सके तब तक वो अपने पद पर विराजमान रह सकता है, या फिर 5 वर्ष से 5 वर्ष 2 माह, 5 वर्ष 6 माह, 5 वर्ष 5 माह, इस तरीके से 2 4 5 महीने एक्स्ट्रा भी वो 5 वर्ष से रह सकता है, क्योंकि उत्तराधिकारी उसको नहीं मिला रहेगा। तो इसलिए कहा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि अभी 5 वर्ष पूरे हो गए हैं राष्ट्रपति के चुनाव को, तो कुछ चल रहा है, विश्व युद्ध वगैरह चल रहा था, तो मान लीजिए ऐसी कोई घटना है या फिर राष्ट्रीय आपात लगा है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए हैं, चुनाव नहीं हो पाया है राष्ट्रपति का, तो उस कंडीशन में 2 4 5 महीने एक्स्ट्रा भी वो राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। आते हैं अनुच्छेद 57 पे, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ये आपको सुविधा दी गई है कि आप 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार आपकी इच्छा हो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी अधिकतम उम्र सीमा की बात नहीं की गई है संविधान में, बल्कि न्यूनतम उम्र सीमा आपकी डिसाइड है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम उम्र सीमा कुछ भी नहीं। आप 99 वर्ष के रहें, 100 वर्ष के रहें, 102 वर्ष के हो जाएं, फिर भी आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, वो आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन न्यूनतम सीमा आपकी उम्र की 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या ऐसा अमेरिका के भी संविधान में है? क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से ही लिया गया, तो क्या यह अमेरिका के भी संविधान में ऐसा लागू है कि कोई व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो सकता है? तो जी नहीं, अमेरिका यहाँ कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि आप कई बार राष्ट्रपति बनो, हालांकि पहले था अमेरिका में, लेकिन फिर वहाँ पर संशोधन कर दिया गया। 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अमेरिका ने अपने संविधान में परिवर्तन किया और उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो सकता है, इससे अधिक नहीं। और यह संशोधन अमेरिका के संविधान में 22वां संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किया गया। आगे चलेंगे अनुच्छेद 58 पे, राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता है। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता वह रखता हो तथा किसी भी लाभ के पद पर विराजमान न हो, तो वो राष्ट्रपति बनने लायक माना जाता है। आते हैं अनुच्छेद 58 पे, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति कभी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति कभी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। मान लीजिए कि यदि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य है भी, तो जब वह शपथ ग्रहण करेगा तो उसको राज्य विधानमंडल की सदस्यता को छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वह राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर सकता है। तो क्या नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है वो। तथा राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होना अवश्य होता है, तथा उपराष्ट्रपति का पूछे तो 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होते हैं। जमानत राशि, राष्ट्रपति को इलेक्शन के लिए कुछ जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, जिसको 15,000 रुपये इनको जमा करनी पड़ती है। तो क्या यह 15,000 अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनको वापस कर दिया जाता है? यदि कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग वोट प्राप्त नहीं होता है, तो ये जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपये जमा करते हैं लोग, तो ये जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। तो कितना? वैध मतों का 1/6 जो है भाग आपको मत प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी 15,000 जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाएगी। आगे चलते हैं अनुच्छेद 60 पे, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश, या फिर जो राष्ट्रपति को शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मान लीजिए कि अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित है, तो इनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, या यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो इस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति का शपथ, इन सभी की बात अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि
SSORSC। तो ये हमारे अनुसूचियाँ टोटल संविधान में 12 हैं, जिसमें अनुसूची 1 में स्टेट का वर्णन है, अनुसूची 2 में सैलरी की बात की गई है, अनुसूची 3 में ऑथ मतलब शपथ की बात की गई है। तो जो शपथ की बात की गई है, ये शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। तो यहाँ राष्ट्रपति को शपथ दिलाइए, राज्यपाल को शपथ दिलाइए, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाइए। इन तीनों को जो शपथ दिलाया जाता है उसका वर्णन अनुसूची 3 में नहीं माना जाएगा। आते हैं अनुच्छेद 61 पे। अब लगाएंगे राष्ट्रपति पर हम महाभियोग। कैसे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके महाभियोग की क्या प्रक्रिया है। संसद में लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों ही जो है महाभियोग ला सकते हैं इनके राष्ट्रपति के विरुद्ध। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका आधार क्या है? भारत में जो है महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाने का आधार क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि संविधान पर अतिक्रमण। क्या कहते हैं? संविधान पर अतिक्रमण। जब वह मंत्रिपरिषद की बात नहीं मानता है तो इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, क्योंकि यह होते क्या है, कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। यदि यह मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं तो फिर इनके ऊपर संविधान का अतिक्रमण शब्द के द्वारा, यही आधार बना करके, यही शब्द आपको इम्पोर्टेंट है कि संविधान पर अतिक्रमण का दावा करके, आधार बना करके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यदि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर पूर्ण नोटिस, कैसा, सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर पूर्ण नोटिस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाता है। फिर अगले सदन में इसी को भेजा जाता है। मान लीजिए एक सदन में पास हो गया तो फिर अगले सदन में भेजा जाता है। लोकसभा अगर पहले लोकसभा ने हस्ताक्षर करके 1/4 सदस्यों से राष्ट्रपति को भेजा तो फिर यह पास हो जाएगा, तो फिर राज्यसभा भी इसको पास करेगा, उसके बाद फिर यह पारित होता है। तो पारित कैसे होता है? राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो पारित कैसे होता है? तो इसको हम कहते हैं विशेष बहुमत से पारित होता है। प्रश्न पूछा हुआ है कि साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया पारित होती है, तो यह विशेष बहुमत से पारित होती है, न कि साधारण बहुमत से। सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से पारित होता है। किसी भी, मान लीजिए राज्यसभा में है तो राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही यह पारित होगा, तथा दूसरे सदन में फिर भेजा जाता है। और यदि वह भी सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास कर देता है तो महाभियोग उसी समय लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, तथा उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। परंतु अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग के द्वारा अभी तक किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है या नहीं। तो अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ ले, हालांकि बस सिंपली यही था अनुच्छेद 61 में कि महाभियोग की प्रक्रिया है, लेकिन उससे जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने लायक थे वो सभी हमने आपको बता दिया। आते हैं अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाए। अभी हमने देखा ना कि राष्ट्रपति का अगर उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है तो वो अपने पद पर 5 वर्ष से ज़्यादा भी समय तक 2-4 महीने एक्स्ट्रा भी विराजमान रह सकता है। लेकिन आगे अनुच्छेद 62 में यह भी कहा दिया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति के पद के उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाना आवश्यक होता है। तो अनुच्छेद 62 कहता है। आते हैं अनुच्छेद 71 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति में 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए और कभी कभी ऐसा होता है कि विवाद की कंडीशन हो जाती है, दोनों को सेम वोट प्राप्त होता है। तो ऐसे कंडीशन में न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनका विवाद का निपटारा करती है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो। आगे है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शून्य
कर दिया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। देखिए ये पॉइंट हमने ऊपर भी आपको बताया था कि मान लीजिए कि न्यायपालिका ने राष्ट्रपति के कार्यकाल को चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, लेकिन उसके द्वारा जब तक वो शून्य घोषित करने के पहले जितना भी राष्ट्रपति कार्य किया रहेगा वो कार्य कभी भी शून्य नहीं माना जाएगा। ये था अनुच्छेद 71 कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का में विवाद जो उत्पन्न होता है उसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। आगे चलेंगे अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति। ये तो बहुत ही 4 स्टार का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 72 अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान राष्ट्रपति 5 प्रकार का करता है। हो सकता है आपसे इसके अंदर भी क्वेश्चन बन सके तो वो भी कवर कीजिएगा। तो 5 प्रकार का क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जैसे लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। ये 5 प्रकार के जो है आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है क्षमा देने के लिए। लघुकरण क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदलना। मान लीजिए किसी की व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, फांसी की सजा दी गई है, तो उसको सजा को बदल देगा, लघुकरण कर देगा, कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा है कि इनको फांसी मत दीजिए, इनको कठोर कारावास दे दीजिए। तो ये है लघुकरण और ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। परिहार, सजा की मात्रा को बदलना, जैसे 6 वर्ष से 2 वर्ष कर दिया, 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया, तो सजा की मात्रा को अगर बदलेगा तो परिहार। सजा की प्रकृति को ही बदल देगा, फांसी से उसको कठोर कारावास या फिर साधारण कारावास दे दिया, तो ये आपका लघुकरण कहलाता है। विराम क्या होता है? विराम भी क्षमादान की शक्ति है जो राष्ट्रपति ही देते हैं। तो वृद्धावस्था व गर्भावस्था के समय सजा को रोक दिया जाता है, कुछ समय के लिए विराम दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई लेडीज़ है, उसको सजा हुआ है, तो ये जो है फांसी की सजा हुई है, तो उसको अगर वो गर्भावस्था में है तो जब तक उसका बेबी हो नहीं जाता है, स्वस्थ नहीं हो जाता है, 6 माह बीत नहीं जाते हैं उसके बच्चे को हुए, तब तक उसकी सज़ा पर बस रोक लगा दिया जाता है। हालांकि जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी सज़ा में दे भी सकता है या फिर उसकी प्रकृति व मात्रा में भी राष्ट्रपति बदलाव कर सकता है, इसे कहा जाता है विराम। प्रविलंबन, अस्थायी मृत्युदंड को रोकना। स्थायी मृत्युदंड नहीं है, अस्थायी, कुछ समय के लिए मृत्युदंड को रोक दिया जाता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, कुछ समय के लिए कहा जाता है। ऐसा है कि इनको मृत्युदंड जो देना है फलाने दिन, इस दिन न दे करके अब स्थिति को दिया जाएगा। तो थोड़े कम समय के लिए अस्थायी रूप से यदि मृत्युदंड को रोका जाता है तो उसको कहते हैं प्रविलंबन। राष्ट्रपति ने प्रविलंबन क्षमादान किया। और क्षमा की शक्ति उसकी सजा को ही पूरी तरह से यदि समाप्त कर देता है तो यह होता है राष्ट्रपति ने उसको क्षमा किया। तो 5 प्रकार राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। पहला है लघुकरण, सजा की प्रकृति को ही बदल देता है। परिहार, सजा की मात्रा को बदलता है। विराम, कुछ समय के लिए सजा को रोक देता है। प्रविलंबन, अस्थायी मृत्युदंड को रोकता है। तथा क्षमा, उसकी सजा को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ये देखिए पीछे भी लिखा था कि राष्ट्रपति जो है उसको मंत्रिपरिषद के ही इशारों पे वो नाचेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन मेन कमांड किसके हाथ में होती है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 74 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। इसके पहले बाध्य नहीं था, राष्ट्रपति जो है मानने के लिए बाध्य किया गया। भाई जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है। तो यदि हम कहेंगे, मंत्रिपरिषद कहेगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे कार्य करिए, तो वो नहीं मानता था। तो ये कहा गया कि अब ये मान तो नहीं रहे हैं, महाभियोग हम चलाएंगे तो यही हाल सभी का रहेगा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया, यह कंफर्म कर दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद अगर आपको सलाह देगी राष्ट्रपति जी, तो आपको वो मानने के लिए आप बाध्य हैं। तो 1-2 साल बीता तो ये हुआ कि ऐसा है कि बाध्य मतलब मंत्रिपरिषद जो कहेगी क्या वो सभी हम वो सभी हम मानने के लिए बाध्य होंगे। तो आगे चल के 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को एक बार
एटलीस्ट उसको इतनी तो शक्ति होनी चाहिए कि एक बार बोले कि नहीं, ऐसा है कि आप इस जो भेजे हैं, सलाह दी हैं, एक बार इस पर आप पुनः विचार कीजिए कि क्या ये सत्य है, क्या यह सही है, क्या यह करना उचित है। तो पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद के बाद, मंत्रिपरिषद के पास। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया जो सलाह है, राष्ट्रपति जी आपको बाध्य है ये मानना। तो राष्ट्रपति के पक्ष से फिर एक और संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह को पुनः एक बार विचार के लिए वापस भेज सकता है। आगे है अनुच्छेद 77। इसमें भी राष्ट्रपति का ही वर्णन है। देश का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम किया जाएगा। जितने भी देश के कार्य होंगे वो सभी किसके नाम होंगे? राष्ट्रपति के नाम होंगे। और यह बात कहता कौन है? अनुच्छेद 77 कहता है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 80 पे। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। देखिए राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत ही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करेगा। आगे है अनुच्छेद 85 में भी राष्ट्रपति का ही योगदान है। जैसे संसद का सत्रावसान करेगा, सत्र आहूत करेगा तथा लोकसभा का विघटन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ये जो संसद का सत्रावसान करेगा या फिर सत्राहूत करेगा, ये सभी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा, परंतु यह सब कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। आगे है अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कब प्रस्तुत करते हैं तथा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति अपना अभिभाषण प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के पहली बैठक में कहता है। लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, उसमें संयुक्त बैठक में वे भाषण देता है। यह जो भाषण होता है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, ये राष्ट्रपति स्वयं नहीं बोलता है। देखिएगा, स्वयं अपना अभिभाषण नहीं देता है। यह मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा गया भाषण होता है। इसे सदन में रखा जाता है, इस पर मतदान होता है और बाद में इसे पास कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धन्यवाद प्रस्ताव किसे कहते हैं। तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जिसे कि मंत्रिमंडल द्वारा लिख करके पेश किया जाता है सदन में और उसे यदि पास कर दिया जाता है तो इसे बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। आगे है अनुच्छेद 108 में भी राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक पर ही बुलाया जाता है। कभी भी संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। तो कैसा विधेयक होना चाहिए? या तो साधारण विधेयक या तो वित्त विधेयक होना चाहिए। न ही धन विधेयक पर बुलाया जाता है, न ही संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर कभी नहीं बुलाया जाता है। और कोई भी संविधान संशोधन के तहत कानून बना रहेगा, उस कानून पर भी संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बुलाता कौन है? 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तथा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। संविधान संशोधन विधेयक व धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत नहीं कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 के तहत यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो उस लोकसभा अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष इसकी जो है अध्यक्षता करेगा। मान लीजिए लोकसभा भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो उपसभापति है ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त अधिवेशन के विवाद को साधारण बहुमत से सुलझाया जाता है। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से ही संयुक्त अधिवेशन के विवाद को सुलझाया जाता है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 111 पे। राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 111 के तहत, जिसे हम बोलते हैं निषेधाकार पावर। भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त है। टोटल विश्व में 4 प्रकार के वीटो शक्ति है, एक वीटो शक्ति हमें प्राप्त नहीं है, जो जिसे हम बोलते हैं विशेषित वीटो शक्ति। भारत के पास नहीं है। बाकी 3 प्रकार की वीटो शक्ति भारत के भी राष्ट्रपति के पास है। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो, ये 3 प्रकार के वीटो भारतीय राष्ट्रपति के पास मौजूद है, लेकिन विशेषित वीटो भारत को प्राप्त नहीं है। ये क्या ऐसा विशेषित वीटो
पावर भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। केवल 3 है: अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो तथा जेवी पावर वीटो। जेवी वीटो जेवी वीटो का प्रयोग एकमात्र राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर किया था। जेवी वीटो पावर का प्रयोग अभी तक केवल ज्ञानी जैल सिंह ने ही किया है। किस पर? 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आपका 4 स्टार का है, पूछ सकता है एग्जाम्स में। आगे चलेंगे अनुच्छेद 123 पर। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कैसे करता है? कानून बनाना जब अत्यधिक आवश्यक हो एवं संसद का कोई भी सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति संघ सूची, समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची पर वो नॉर्मली नहीं करता है। मान लीजिए जब आपातकाल की कंडीशन रहती है तभी वह राज्य सूची पर अध्यादेश जारी करेगा, अन्यथा केवल संघ सूची एवं समवर्ती सूची पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। परंतु आपातकाल के समय वह राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से दी गई है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। जब भी संसद का सत्र प्रारंभ हो तो 6 सप्ताह के भीतर सदन में उसी अध्यादेश को लाया जाता है। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 6 माह या फिर 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। देखिए, हम जानते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच कम से कम जो है अधिक से अधिक 6 माह का समय होना चाहिए। कितना? 6 माह का समय होना चाहिए। तो मान लीजिए आज राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो जब भी होगा तो मैक्सिमम 6 माह पर ही जब बैठक होगी तो उस बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और फिर वहाँ से उस अध्यादेश को पास किया जाएगा। तो 6 माह तो रहेगा ही और 6 सप्ताह के भीतर सदन में इसको उपस्थित करना रहेगा। तो अधिकतम राष्ट्रपति के अध्यादेश जो जारी करता है उसकी अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह रहती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की अवधि मैक्सिमम 6 माह या फिर 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक होती है। तो ये था हमारे राष्ट्रपति से। एक बार फिर से देखते हैं राष्ट्रपति से कितने आर्टिकल थे, सिर्फ आर्टिकल ही कवर करना था। तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है देश की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन कौन भाग लेंगे, ये सभी हमने देखा ही है। निर्वाचन विधि में 55 में है, 56 में कार्यकाल है, 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं, 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रोसेस है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसका आधार है संविधान पर अतिक्रमण के कारण इसको लगाया जाता है। आगे है 62 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले हम उसका उत्तराधिकारी का चुनाव कर लें। 71 कहता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बीच यदि कोई भी चुनाव में विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, क्षमा इत्यादि शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह जो है राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होगी। और वहीं 44वां संविधान संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 77 में है देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम किया जाएगा। अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान करेगा, सत्राहूत करेगा तथा लोकसभा का विघटन करेगा, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किए जाएंगे। अनुच्छेद 27 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, धन्यवाद प्रस्ताव भी है। अनुच्छेद 87 में 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। यह अधिवेशन वो केवल वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर ही आहूत कर सकता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किया जा सकता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 118 के तहत। संयुक्त अधिवेशन के विवाद को साधारण बहुमत से सुलझाया जाता है।
111 में है राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। केवल 3 प्रकार की वीटो पावर राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। विशेषित वीटो पावर भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। जैविक वीटो पावर का प्रयोग एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह है, उन्होंने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर किया था। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अभी राष्ट्रपति से 3 और आर्टिकल बच गए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये तीनों ही आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।